हम लोग लेंथ मेजरमेंट के बारे में जब चर्चा कर रहे थे तो लेंथ मेजरमेंट के संदर्भ में हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि देयर आर डिफरेंट यूनिट्स विच वी यूज, और ये टॉपिक हम लोगों का था रेंज ऑफ लेंथ, यानी कि रेंज बहुत छोटा से छोटा चीज होता है। फेर्मी इसके बारे में कहिए 10 का पावर -15 मीटर होता है, और ये न्यूक्लियस का साइज होता है। इससे तो फेर्मी से तो लाखों गुना बड़ा होता है एंगस्ट्रम, बट इट इज 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर, बट इट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल एंटिटी। और ये भी आपका एंगस्ट्रम 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर, जिसको हम ए का पावर ए के ऊपर डिग्री सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एटम का रेडियस होता है। देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर, ये हम लोग पढ़े थे। Astronomical unit is average distance between Sun and Earth. Let me draw the path of Sun and Earth. So this is your Sun, which is somewhere here, and then here is your Earth. This is your Earth, and Earth और सन को हम लिख देते हैं। So it is, here is Earth, and then this is Sun, Earth and Sun। ये धरती और सूर्य है। धरती और सूर्य के बीच का डिस्टेंस को हम लोग पढ़े थे 1 एस्ट्रोनॉमिकल। कुछ याद आ रहा है? हम लोग ये पढ़ाई कर चुके हैं। Yes sir. Yes sir. So it is 1 astronomical unit, 1 astronomical unit, यही है। अब आपको देखिए, हम कुछ कहानी दिखाने का कोशिश करते हैं कि ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद हम लोग पढ़े थे लाइट ईयर। रिकॉल करो, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कौन बड़ा था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या लाइट ईयर? Light year. लाइट ईयर Light बहुत year. बड़ा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब जब सूर्य से धरती तक हम लोग पहुंचते हैं, तो प्रकाश यदि पहुंचता है तो 8 मिनट लगता है, 8 मिनट फॉर लाइट। यदि प्रकाश चलेगा तो 8 मिनट में जितना दूरी तय करेगा, इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। मगर लाइट ईयर जो है वो 8 मिनट नहीं, 1 ईयर फॉर लाइट। मतलब प्रकाश जब चलते रहेगा 1 साल तक, तब कवर अप करेगा। बोले ये तो हम लोग जान रहे हैं ना, ये तो पढ़ाई कर चुके हैं ना। Yes sir. कौन बड़ा, Sir. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बड़ा कि लाइट ईयर बड़ा? Light year बड़ा है sir. Light year. मगर पता है लाइट ईयर से भी बहुत बड़ा हो जाएगा, हजारों गुना बड़ा हो जाएगा एक और, वो हम लोग आज सीखेंगे, दैट इज पारसेक। देखिए ये पारसेक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पारसेक पढ़ने के लिए हम फिलहाल ये तो मिटा है, इसका हम लोग मिटा। So I'm supposed to talk about parsec. What is parsec? ये हम लोग लेंथ मेजरमेंट का सबसे बड़ा डिस्टेंस को हम लोग मानते हैं, लाइट ईयर से भी ज्यादा। बट इसको समझने के लिए हम सिंपल सा एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं, और वो सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए कोई आदमी है जो यहाँ खड़ा है, और वो धरती और सूर्य को देख रहा है। एक पर्सन है, पर्सन कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ पे। क्या आपको P1 नजर आ रहा है क्या? Yes sir. देखिएगा, थोड़ा सा जूम उम कर लीजिए। अब P1 क्या कर रहा है? अर्थ और सन को देख रहा है, उनके बीच का एंगल है मान लो अल्फा। अब एक काम करते हैं, एक और आदमी के बारे में चर्चा करते हैं जो P1 से थोड़ा दूर है, मान लीजिए दूर है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखते हैं P2। खोजिएगा, आपको स्क्रीन में कहीं दिख जाएगा P2। एक देखे P1 और एक देखे P2। अब P2 से फिर से हम लोग देखेंगे अर्थ और सन।
तो P2 से अर्थ को देखें और P2 से सन को देखें। अच्छा बताइए, P2 जिस एंगल से देखा अर्थ और सन को, यदि हम इसको बीटा कहेंगे तो क्या लगता है, अल्फा और बीटा सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग होगा सर। अलग 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 है सर। अच्छा, ये बताइए अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है? अल्फा बड़ा होगा। अल्फा बड़ा। अल्फा इज लार्जर देन बीटा, दैट आई कैन सी। अल्फा इज लार्जर देन बीटा। अच्छा, ये बात हम बोलें कि अल्फा इज लार्जर देन बीटा में एक महत्वपूर्ण बात होगा कि P1 इज क्लोजर टू सोलर सिस्टम and P2 is farther from solar सिस्टम। बोले ये बात स्पष्ट है कि नहीं अल्फा और बीटा के संदर्भ में? यस सर। अच्छा, आप इमेजिन कीजिए आप और कहीं बहुत दूर चले गए, P1 P2 के बजाय चलिए हम एक और पॉइंट दिखाते, एकदम कॉर्नर पे चले आते हैं, मान लीजिए यहाँ पे चले आए और यहाँ पे हम P3 दिखा रहे हैं। सो यू कैन नाउ अगेन सी व्हाट एक्चुअली आई डिड। P3 को हम देखेंगे और P3 में सन और अर्थ को मिला, तो फिर से ये जैसे डिस्टेंस गया, हालांकि जगह का प्रॉब्लम था, हम आपको थोड़ा सा सीधे लाइन में ही सबको दिखाए होते तो ज्यादा स्पष्ट होता। फिर भी आप इस चीज को समझिए कि ये आपका एंगल है गामा, एंड यू कैन सी दैट इवन गामा इज फर्दर स्मॉलर देन बीटा, और ऑफ कोर्स बीटा तो अल्फा से छोटा था, है कि नहीं? तो आप इस चीज को देखिए, फिर से हम कहेंगे P3 इज farthest from solar system। बोलिए मेरी बात आपको यहां तक समझ में आई कि नहीं? यस Yes, सर। sir. तो आप सूर्य और धरती को देख रहे हो, और सूर्य और धरती को देखने के क्रम में जो आपको सन और अर्थ को जिस एंगल से देखते हैं उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो डिस्टेंस है आप उसको देख रहे हो, और आप जैसे जैसे सोलर सिस्टम से दूर जा रहे हो, फॉर एग्जांपल P1 से आप P2 गए, P2 से P3 गए, और दूर और दूर और दूर जाओगे, तो वो जो एंगल बनेगा ना आपका, क्या कहते हैं, सोलर, आपके आंख से सन और अर्थ पे जो एंगल बनता है, ये एंगल बहुत छोटा होते चला जाएगा इफ यू गो फार अवे। ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है। सो जितना छोटा एंगल बनेगा उतना दूर आप जा रहे हो। सो हम यहां से एक निष्कर्ष निकालेंगे, इफ यू गो फार अवे फ्रॉम सोलर सिस्टम, देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, आप देखिएगा इसको, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मेक्स अ मच स्मॉलर एंगल ऑन योर आई। ये कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए तो जरा जल्दी से। क्लियर कर दे? ले लिए सर। ओके ठीक। Yes, sir. ठीक। सो हम मिटा रहे हैं, सब चीज मिटा रहे हैं। चलिए, आई अगेन वुड लाइक टू ड्रॉ योर सोलर सिस्टम, बट दिस टाइम लाइक दिस, सॉरी।
आप देख सकते हैं, हम आपको फिर से जो दिखाए हैं वो ये दिखाए हैं कि हियर इज योर सन, दिस इज योर सन एंड हियर इज योर अर्थ। सन एंड अर्थ, ये है धरती और सूर्य के बीच का एंगल। धरती और सूर्य के द्वारा कितना एंगल बनेगा ये हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग इसके क्रम में ये देखते हैं कि यदि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हो और इस पॉइंट से यदि आप अर्थ और इस पॉइंट से यदि आप सन को देखते हो, तो ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अर्थ और सन के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये वाला डिस्टेंस। लेट मी राइट, सो दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देख लीजिए ये वाला डिस्टेंस धरती और सूर्य के बीच का एंगल। वेट, दिस इज बेटर। और हम ये एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल, इसको थोड़ा मोटा करते हैं। आप देख पा रहे हैं थीटा एंगल? यस सर। यस सर। बढ़िया। यस सर। कहते हैं इफ ऑब्जर्वर इज गोइंग फार अवे फ्रॉम सोलर सिस्टम, आप सन और अर्थ को देख लीजिए, when observer goes far away, then the angle made by observer, angle made by 1 astronomical unit on observer reduces। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। क्या हमारा ऑब्जर्वेशन है? लेट मी राइट, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है? हम कहेंगे व्हेन observer goes far away from solar system, then angle subtended by 1 astronomical unit, angle subtended by 1 astronomical unit, angle subtended by 1 astronomical unit on the eye of observer reduces. When observer goes far away from solar system, then angle subtended by 1 astronomical unit on the eye of observer reduces. जितना आप दूर जाओगे ये एंगल जो है सो उतना छोटा होगा। What do you mean by eye of observer? अरे कुछ नहीं भाई, ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन को हम यहाँ पे दिखाते हैं, ये पर्सन है और पर्सन कुछ ऐसे देख रहा है। बोलिए, समझ में आया? एंगल सबटेंडेड बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑन आई ऑफ ऑब्जर्वर। यस सर। कंफ्यूजन नहीं है आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम करेंगे, आदमी को खूब दूर भेजेंगे, लाइट ईयर से भी दूर, बहुत दूर भेजेंगे, तो एंगल का मान तो घटेगा।
अच्छा बताइए, सबसे छोटा एंगल क्या? सर 1 degree. 1 अच्छा रुको, हम आपसे एक छोटा सा प्रश्न जानना चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि डिग्री छोटा है या रेडियन? चलिए इसके बारे में जरा आप हमको बताइए, तो क्या छोटा होता है, डिग्री छोटा होता है कि रेडियन छोटा होता है? कौन बोलेगा? 1 डिग्री छोटा होता है कि 1 रेडियन? चलो ऐसे लिखते हैं, तब थोड़ा ज्यादा स्पष्ट होगा। 1 डिग्री छोटा होता है कि 1 रेडियन? जरा देखें, अब देखते हैं कौन क्या बोलता है हमको। लो भैया, कोई नहीं पकड़ पाया, जबकि रवि सर खुद पढ़ाए हैं डिग्री और रेडियन। बाकियों की बात छोड़ दीजिए। सर रेडियन छोटा होता है रेडियन छोटा क्यों होता है सैल? क्योंकि 180 डिग्री में 1 रेडियन होता है। नहीं 180? सॉरी, पाई आर रेडियन। और कोई? चलो सोचो। सर डिग्री छोटा होता है। डिग्री छोटा होता है, क्यों डिग्री छोटा होता है बेटा? क्योंकि सर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। यदि रेडियन को एक और छोड़ दें, पाई को दूसरे साइड में एक्सचेंज करें, तो सर कुछ वैल्यू आएगा जो 1 रेडियन के बराबर होगा। तो इससे स्पष्ट हो सकता है कि रेडियन बड़ा होगा। ऐसा करो ना, थोड़ा कलम चला के बात करो ना पंकज, थोड़ा बढ़िया से सटीक आंसर दो ना तुम लोग। थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ना, कितना बेसिक चीज में आप लोग अटक गए। उसका व्याख्या अच्छे से नहीं दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा बेटा? थोड़ा सोचिए, कलम चलाइए, कैलकुलेशन कीजिए। सारे लोगों को बोल रहे हैं, केवल पंकज को नहीं, बाकी लोग भी कलम चलाइए। हमको आंसर तो मिल गया, एक स्टूडेंट ने आंसर दे दिया। वेरी गुड। ओके, पंकज थोड़ा सा एरर हुआ बेटा, चेक करो पंकज। प्रिंस राज, नथिंग इज क्लियर। ओके, भाव्यम। Yes, sir. बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? सर क्या बोलते हैं, पाई रेडियन 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। तो मान पुट करके पाई का आंसर आता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 57.27 डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू। दिस इज करेक्ट। देखिए ध्यान दीजिए, बेसिकली ये हम आपको सिखा चुके हैं। क्या सिखाए हैं? या पंकज इज गिविंग करेक्ट आंसर दिस टाइम। आपको हम ये सिखाए हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, या आप पढ़ चुके हो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। बोले ये चीज आप पढ़े हैं कि नहीं? यस सर। यस। Yes, sir. Yes, इसी के आधार sir. हमसे पूछ रहा है कि डिग्री और रेडियन में क्या कनेक्शन है। एक काम, कैन आई से पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए 1 रेडियन is equal to 180 degree divided by pi.
अब देखिए पाई का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 22/7 या 3.14 जो आपकी मर्जी। सो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 से भाग दीजिएगा तो 60 के बराबर हो जाएगा, 60 या 180, बट इट इज एक्चुअली 3.14। तो ये जो आंसर हमको एक दो स्टूडेंट ने दिखाया वो दिखाया 57.3 डिग्री। तो एक रेडियन में 57.3 डिग्री होता है। तो बताइए एक डिग्री छोटा है कि एक रेडियन छोटा है? एक डिग्री छोटा है। एक डिग्री छोटा है। एक दो लोग बोल पाए डिग्री छोटा है भाई, क्योंकि एक रेडियन में तो करीब करीब 60 डिग्री होता है। तो एक डिग्री तो बहुत छोटा हो जाएगा, एक डिग्री बहुत छोटा है, ये आप समझिए, एक डिग्री बहुत छोटा है। अच्छा डिग्री से भी छोटा कुछ होता है क्या? मिनट और सेकेंड। मिनट और सेकेंड, बहुत बढ़िया पंकज। अच्छा मिनट के लिए क्या लिखेंगे पंकज? सर एपोस्ट्रोफ का साइन होता है ना, वैसा ही एक ऊपर में देंगे। 1/60 डिग्री बराबर 1 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। बोले ये समझ में आया कि नहीं? यस सर। अच्छा Yes, ये sir. बताइए मिनट से भी छोटा कुछ होता है क्या? सेकेंड सेकेंड। सेकेंड होता है। एकदम सही तो बोल रहे हैं आप। तो 1/60 मिनट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आप सोचिए कितना छोटा हो गया एंगल। पहले तो बोले रेडियन, रेडियन तो 60 डिग्री है, उसको छोड़। अब 1 डिग्री कितना छोटा एंगल हो जाए, उसको भी और छोटा कर दो 60 से, 60 हिस्सा कर दो, वो 1 मिनट हो जाएगा। और उसको छोटा करो तो 1 सेकेंड हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो अब आप देखिए Yes. सूर्य और धरती आपके सामने में है। पिक्चर आप देखिए ध्यान से, सूर्य और धरती आपके सामने में है। सूर्य और धरती से आप दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो, दूर जा रहे हो। तो ये एंगल थीटा जो है आपको बहुत छोटा होते जाएगा और छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। कितना छोटा देंगे? 1 रेडियन? अरे नहीं यार, 1 रेडियन तो 60 डिग्री के बराबर है। और भीतर करो, छोटा होते होते खूब दूर जाओ और 60 गुना दूर जाओ तो बेचारा 1 डिग्री हो जाएगा। लेकिन नहीं, 1 डिग्री नहीं, और दूर भेजो, और 60 गुना दूर भेजो, और एंगल छोटा हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 मिनट। और दूर भेजो, उसको जितना डिस्टेंस अभी है उससे और 60 गुना डिस्टेंस पे भेजो तो वो हो जाएगा 1 सेकेंड। तो बोलो ये फीलिंग हो रहा है कि नहीं कि आदमी अभी बहुत दूर है सूर्य और धरती से? यस सर। कब दूर Yes, है sir. बहुत? कब कहेंगे बहुत दूर है? जब एंगल सर 1 हो सेकंड। जाएगा 1 हाँ सेकेंड हो एकदम सही बोले। 1 second का दूर रहता है. When angle subtended by observer when angle subtended by 1 astronomical unit on the eye of observer is equal to 1 second, then that distance is called 1 parsec। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 parsec का मतलब बहुत Yes, sir. दूर भेज दिए, बहुत दूर भेज दिए। तो हम लोग लिखेंगे व्हाट इज 1 parsec। सो कहेंगे कंसीडर an observer is far away from solar system such that 1 astronomical unit makes an angle of
1 second. Consider an observer is far away from solar system such that one astronomical unit makes an angle of 1 second on the eye of observer. Then the distance of observer is 1 parsec. Then the distance of observer is 1 parsec. ये है परिभाषा. पार्सेक समझ में आया? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया. अब क्या है, हम आप लोगों को थोड़ा फंसाएंगे. एक काम करेंगे, हम अपना रिकॉर्डिंग पॉज करेंगे और आप लोगों को कहेंगे, क्योंकि अब टाइम लगेगा. भव्यम ने हैंड रेस किया. हाँ बोलो भव्यम, क्या इश्यू है? पहले तुम्हारा सुन लेते हैं. सर एक डाउट है सर. हाँ बोलो. सर जो 1 पारासेक डिस्टेंस है सर, वो ऑब्जर्वर से लेकर के कहाँ तक का दूरी है? सन का दूरी, अर्थ का दूरी, या फिर जो मतलब जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो लाइन है वहां तक का दूरी? देखो जब ये एंगल थीटा जो तुमको एंगल पिक्चर में दिख रहा है, ये एंगल थीटा जब बहुत छोटा हो जाएगा तो ऑब्जर्वर के आई से सन और अर्थ का डिस्टेंस नियरली सेम. इस बात को समझो कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, वेट, ये जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस, और कोई भी पॉइंट से मिला करके यहां पहुंच जाओ, वो डिस्टेंस सब सेम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एंगल थीटा बहुत छोटा है. When the angle theta is very small, तो हम बताए हैं तुमको कि लिमिट का कंडीशन लागू करते हैं और साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू 0 होता है. कुछ याद आ रहा है? यस सर. और वही चीज टेन थीटा के लिए भी लागू होता है. हालांकि साइन थीटा में तो लिखे थे परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और टेन थीटा में लिखे थे परपेंडिकुलर बाय बेस. लेकिन ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर तो वही है, लेकिन बेस और हाइपोटेनस सेम हो जाएगा व्हेन योर एंगल थीटा इज वेरी 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 स्मॉल. एंगल को बहुत छोटा करेंगे ना तो डिस्टेंस. यस सर. ठीक. अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों को, आप लोग कैलकुलेशन करके निकालो. आपको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू दे देते हैं. आप में से देखिए, कोई किताब में आपके सामने में, आपको कल भी बोले थे प्लीज यूज योर बुक. अच्छा, कोई हमको बताएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान कितना है? 1.49 लाख. चलो 1.5 लिख देते हैं, 1.5 लिख देते हैं, इनटू 10 to the power of 5 किलोमीटर. 10 to the power of 5 किलोमीटर. चलिए ठीक है. 10 to the power 11 सर. हाँ कुछ गड़बड़ बोला है, फिर से बोलो. क्या बोले बेटा? 10 to the power of 10 to the power 11 मीटर. बहुत बढ़िया पंकज, 10 to the power of 11 मीटर. ये ठीक है. कुछ हमको शक हो रहा था, उसका गड़बड़ी. ठीक है, फाइन. सो नाउ द क्वेश्चन इज डिटरमाइन या कैलकुलेट the value of 1 parsec. 1 पारसेक का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, कितना मीटर होगा. जो कुछ आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है, इसको आप रिकॉर्डिंग कीजिए. ये सॉरी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. हम रिकॉर्डिंग पॉज कर रहे हैं. उसके बाद आप सारा कैलकुलेशन करके हमको पर्सनल व्हाट्सएप में भेजिए. जैसे कि एटॉमिक रेडियस निकालना था, उसके लिए एवोगाड्रो मेथड हम लोग पढ़ाई किए थे. उसके बाद हम लोग ओलिक एसिड का थिकनेस निकाले थे स्मॉल डिस्टेंस पर, और लास्ट में पढ़े थे लेंथ मेजरमेंट का रेंज.
रेंज में कई यूनिट्स के बारे में हम लोग चर्चा किए, फेर्मी, एंगस्ट्रम, देन लाइट ईयर या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या पार्सेक, यहाँ तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। अब देखिए इस चैप्टर में दो पार्ट आपका बचा है। द सेकेंड वन इज मास मेजरमेंट एंड थर्ड वन इज टाइम मेजरमेंट। टाइम मेजरमेंट दिस मास मेजरमेंट को पढ़ने वक्त हम लोग दो तरह का मास चर्चा करें। द फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल मास। Gravitational mass of an object, and the second one is inertial mass. Inertial mass of an object. ऐसे ही टाइम मेजरमेंट में भी हम लोग स्मॉल टाइम मेजरमेंट और लॉन्ग टाइम मेजरमेंट पढ़ते हैं। जो स्मॉल टाइम मेजरमेंट आप पढ़ते हो, इसमें मेनली हालांकि होता तो सबसे कॉमन है पेंडुलम क्लॉक, क्यों इसको छोड़ें, पेंडुलम क्लॉक, मगर स्मॉल टाइम मेजरमेंट के लिए सीजियम क्लॉक या एटॉमिक क्लॉक का जिक्र करते हैं। एंड लॉन्ग टाइम मेजरमेंट में जो टर्म आता है वो है रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक। रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक में भी दो टेक्निक पढ़ते हैं हम लोग। द फर्स्ट वन इज कार्बन डेटिंग टेक्निक एंड सेकेंड वन इज यूरेनियम। मतलब हजारों लाखों करोड़ों साल को नापना है, लॉन्ग टाइम मेजर, जैसे लेंथ में कर रहे थे वैसा ही है, यूरेनियम डेटिंग। सो एक है कार्बन डेटिंग और दूसरा है यूरेनियम डेटिंग। बोलिए आपको पूरा सिलेबस इस चैप्टर का खाका समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, सो गया क्या? यस सर आ रहा है। ओके, मास कितने तरह का होता है? दो तरह का। कौन कौन सा? ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास। बढ़िया। टाइम मेजरमेंट करने के लिए दो तरह का टेक्निक्स यूज होगा। स्मॉल टाइम मेजरमेंट में क्या क्या चीज पढ़ेंगे? पेंडुलम क्लॉक, सीजियम क्लॉक और एटॉमिक क्लॉक। ओके। और लॉन्ग टाइम मेजरमेंट के लिए क्या है अपने पास? रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक, यूरेनियम एंड रेडियम। रुको, जितना पूछा जाए उतने। रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक में दो टेक्निक यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज कार्बन डेटिंग, सेकेंड वन इज यूरेनियम डेटिंग। बढ़िया, यूरेनियम डेटिंग। बहुत बढ़िया। चलिए भैया, खाका क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए, यही पढ़ना है हमको। ले लिए सर। ठीक, यस सर। बहुत बढ़िया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए सर। देखिए इसमें एक वर्ड है जिसको मैं स्पेशली हाईलाइट करना चाहूंगा।
भैया किस वर्ड को हाईलाइट किए? ओल्ड टेक्स्ट बुक। ओल्ड टेक्स्ट बुक। मतलब पुरनका किताब सब में। आजकल जो है ना ये सब चीज नहीं लिखता है। तो यानी कि इस बात पे भी हमको चर्चा करना है कि आज क्या हो गया, कुछ बदलाव हो गया क्या? कहीं हाँ आज बदलाव तो कुछ हो गया पुराने बुक में है। कहेंगे पुराने बुक का मतलब एक्चुअली इसको न्यूटन ने सबसे पहले इसका जिक्र किया था। न्यूटन ने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट में दो तरह का मास होगा। निश्चित तौर पे उसकी बात में सच्चाई होगी, वो कुछ पागलपंथी नहीं किया था। पागलपंथी किया होता तो 300 साल बाद आज भी हम लोग पढ़ नहीं रहे होते, तो कदे बकवास किया था। तो पढ़ रहे हैं 300 साल बाद, तो उसकी बात में तो कुछ रिलेवेंस होगा। तो न्यूटन ने कहा एन ऑब्जेक्ट विल हैव टू टाइप ऑफ मास, वन इज इनर्शियल मास। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, सबसे पहले न्यूटन ने इस विषय में बात कही थी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन एन ऑब्जेक्ट विल हैव टू टाइप ऑफ मास, वन इज इनर्शियल मास एंड अनदर वन इज ग्रेविटेशनल मास। बोले ये बात सबको दिख रहा है? सर ने दो तरह का मास लिखा, किसकी वजह से? न्यूटन की वजह से। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो। पता है ये बात न्यूटन ने क्यों कही? ये बात एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है और इसका हिंट हम आपको पहले दे चुके हैं। कब भैया दिए हैं? हम बताए हैं फोर्सेस के बारे में। न्यूटन ने तो फोर्स दिया होगा भाई। सबसे पहले फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। बड़े मुश्किल से एक विद्यार्थी को याद आया न्यूटन, बाकी सब भुला सब न्यूटन। ओके, सो फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, यानी कि फोर्स की बात करो तो न्यूटन की ही बात सबसे पहले होनी चाहिए। उसी के नाम पे तो सब चीज है। हाँ भैया सब चीज तो उसी के नाम पे है। ठीक, तो हम लोग फोर्स का यूनिट न्यूटन कहेंगे। तो न्यूटन ने बताया, क्या बताया? न्यूटन ने कहा दुनिया में दो तरह का फोर्स होता है। न्यूटन ने कहा टू टाइप ऑफ फोर्स है। टू टाइप ऑफ फोर्स? जी हाँ। अच्छा आप बताइए, आपको कितने तरह का फोर्स हम पढ़ाए? लो सन्नाटा है क्लास में। कितने तरह का फोर्स पढ़ाए हैं आपको? मेनली 4 टाइप्स। ओनली 4 टाइप। बहुत बढ़िया। पहला का नाम बताइए। ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत बढ़िया। चलिए कुछ कुछ तो याद आ रहा है। ग्रेविटेशनल। रुको थोड़ा हमको कलम पतला करना होगा। ओके, द फर्स्ट वन इज gravitational force. Second one, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। electromagnetic force. Third one, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। strong nuclear force. Fourth one, वीक न्यूक्लियर फोर्स। weak nuclear force. बहुत बढ़िया। ये तो देख के हमको अच्छा लगा, आप लोग इतना बताएं। अच्छा आपको याद है ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल क्या था? यस सर। क्या? जो जैसे सूरज और अर्थ एक जो अर्थ है, अर्थ और सर फोर्स सन है अर्थ। भावियन तुम खा भी रहे हो क्या? तुम्हारा आवाज जो फोर्स अर्थ लगाता है, कोई भी अर्थ लगाता है। ये भैया एक एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स का। सबसे पहला एग्जांपल तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूटन ने कहा सेब नीचे गिरा, क्यों? क्योंकि धरती उसको खींचा। ये एक था ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कुछ उदाहरण का नाम बताओ। सर टेंशन फोर्स। अरे वाह, मजा आ गया शिवम। टेंशन कौन लगाता है जी? रोप सर।
बहुत बढ़िया। रस्सी सर। हाँ, रस्सी लगाता है। अच्छा, और कोई एग्जाम्पल दीजिए। नॉर्मल फोर्स सर। बहुत नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। रुको रुको, उतना तेजी तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। अब तो मजा आ रहा है सुन सुन करके। आगे बोलिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। अरे वाह, और बोलिए। सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन बार मैग्नेट्स। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आपने ढेर सारा एग्जाम्पल दिया, रस्सी, फ्रिक्शन। और भी कुछ एग्जाम्पल दो चार तो जोड़ सकते हो क्या भव्या? सर और तो नहीं आता है, याद आ रहा है। तुमको तो पढ़ाए अलग से, ध्यान नहीं रहता है। ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स याद नहीं है? तो जैसे ड्रैग फोर्स, बुयोटेंट फोर्स, ये सब। बॉयंट फोर्स, बोल्यूटेन। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। So we have seen these two example. अच्छा भैया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का एग्जांपल क्या दोगे? सर सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हाँ, दो प्रोटॉन के बीच में, दो न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? सर वीक न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स है सर जो कि प्रोटॉन को बाहर निकालने में मदद करता है। प्रोटॉन को नहीं, न्यूट्रॉन को सर। नहीं इलेक्ट्रॉन को, नहीं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को, बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो भैया ये दोनों फोर्स कहाँ पाया जाता है? सर न्यूक्लियस के अंदर। के न्यूक्लियस में। अच्छा, ये दोनों फोर्स को खोजा कौन था? सर न्यूटन सर। आइंस्टाइन ने सर। किसने खोजा था? आइंस्टाइन ने सर। आइंस्टाइन ने खोजा था। अच्छा ये बताइए, आइंस्टीन के बाद न्यूटन हुआ था ना? तो कुछ बोलता कहीं नहीं। क्या पूछे हम? आइंस्टाइन पहले जन्म लिया था कि न्यूटन? हाँ, किसी को पता ही नहीं है, दिख रहा है। आइंस्टाइन सर। तुम लोग मस्त है रे, तुम लोग मस्त है। सब मैट्रिक पास कर गया है। न्यूटन। न्यूटन। देखिए बेटा, आपको हम ऐसे कहते हैं, थोड़ा सा हम इसको डेविएट करेंगे। एक जरा सा डेविएट तो करना ही पड़ेगा, यहाँ जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी चलो हम इसी मैनेज करते हैं। पता है, फिजिक्स को भी हम दो हिस्से में बांटते हैं। फिजिक्स को हम दो हिस्से में बांटते हैं। फिजिक्स सबसे नीचे में देखिएगा, थोड़ा जगह का दिक्कत हो रहा है। फिजिक्स एक हिस्सा होता है क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। ये जो क्लासिकल फिजिक्स होता है, इसमें चार पार्ट हैं। फर्स्ट इज मैकेनिक्स, सब पढ़ा चुके हैं आप लोग, ना फेयर करते हैं ठीक से, ना याद करते हैं। सेकेंड वन इज थर्मोडायनामिक्स। देखो एक बात हम सबको बताना चाह रहे हैं, हर कोई यही सोचता है, स्टूडेंट और मास्टर सब, कि अरे अभी ऑनलाइन जैसे तैसे चल रहा है, चलने दो, ऑफलाइन होगा तब खूब बढ़िया से पढ़ेंगे, अभी लटर घटर सटर जो चल रहा है चल। ये जो मानसिकता है ना, इस मानसिकता से ऊपर उठिए। पिछले 3 महीने से आप यही सोच रहे हो कि ऑफलाइन में पढ़ेंगे और ऑनलाइन को गंभीरता से नहीं ले रहे। पिछले 3 महीने से यही सिनेरियो है सबकी, यही स्थिति है। हाँ, फर्क तो पड़ता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में।
ऑफलाइन में तो आपका कॉपी में फेयर नहीं रहेगा तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा क्लास में, डंडा पड़ेगा, याद करके सुनाइएगा नहीं, आपको क्लास से निकलने नहीं दिया जाएगा। निश्चित तौर पे ऑफलाइन का कोई तुलना नहीं है ऑनलाइन, मगर पिछले 3 महीने से 2 तरह के स्टूडेंट हैं। एक जो कि सोच रहा है यार जिस स्थिति में भी है हमको पढ़ना है, क्योंकि उसको पता है कि हमको ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन निकालना है, और इस साल इतना उठापटक हुआ है कि बहुत जगह कंपटीशन मेरा जो है सो आसान हो जाएगा यदि हम अभी सही ढंग से पढ़ते हैं तब। तो ऐसे लोग समय का उपयोग कर रहे हैं और भविष्य को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए अभी ही मन लगा के पढ़ते हैं, चीजों को फेयर करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं। और कुछ लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होगा तब हम पढ़ाई करें। ये लक्षण ठीक नहीं है। आपको समय का उपयोग करना, एक ही चीज को हम बार बार पढ़ाते हैं, आप लोग ठीक से फेयर नहीं करते हो, याद नहीं करते, ये ठीक बात नहीं है, ध्यान रखिए। थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सर हम थोड़ा दिन बाद आए थे इसलिए हमको कुछ चीज हम नहीं पढ़े हैं। खैर 1-2 की बात नहीं है, यहाँ पे तो बहुत स्टूडेंट है। हम तो 18 अप्रैल से बैच शुरू किए हैं, अब 18 जून हो जाएगा। फर्क तो ये भी है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड द सेकेंड लास्ट वन इज लाइट। तो देखिए 4 पार्ट है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड लाइट। ये है क्लासिकल फिजिक्स और ये है मॉडर्न फिजिक्स। पता है ये जो क्लासिकल फिजिक्स है इसको हम ग्रुप में रखते हैं। सो कंसिडर देयर इज ए ग्रुप क्लासिकल फिजिक्स। ये क्लासिकल फिजिक्स, थोड़ा जूम करना होगा, हम थोड़ा सा जानबूझ करके गायब कर दिए हैं। और ये क्लासिकल फिजिक्स का जनक यानी कि हेड किसको माना जाता है? न्यूटन। ये न्यूटन है, ये जान लीजिए। क्लासिकल फिजिक्स मतलब न्यूटन, एकदम क्लियर रहना है। क्लासिकल फिजिक्स मतलब न्यूटन। क्लासिकल फिजिक्स मतलब न्यूटन, थोड़ा जूम करके देखिए। और मॉडर्न फिजिक्स का माय बाप के है जानते हो? आइंस्टाइन। हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अच्छा, क्लासिकल सॉन्ग्स सुने हो कि नहीं तुम लोग, कि वो नहीं सुने? यस सर सुने। क्लासिकल सॉन्ग्स का मतलब क्या होता है जी? पुराना गाना। पुराना गाना। तो पुराना कौन है, न्यूटन की आइंस्टाइन? न्यूटन। तो इतना सा तो बेसिक सेंस रखिए आप लोग कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन आया, न्यूटन की आइंस्टाइन। भाई फिजिक्स का स्टूडेंट यदि इस बात को लेके कंफ्यूज हो जाए कि उसको यही नहीं पता चल रहा है न्यूटन पहले आया कि आइंस्टाइन, तो भाई बड़ा गड़बड़ बात, इसको तो थोड़ा आप लोगों को समझना होगा। ठीक, तो आइंस्टाइन ने कौन से 2 फोर्स की खोज की थी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर। अच्छा बताइए, न्यूटन को ये दोनों फोर्स के बारे में पता था कि नहीं पता था? नहीं सर। हाँ या ना? अरे एक स्टूडेंट बोलता है बाकी सब सो रहा है। नो सर। नो, ऑफ कोर्स नो। न्यूटन से 200 साल बाद आया आइंस्टाइन। आइंस्टीन ने खोजा, तो न्यूटन को कैसे पता चलेगा? हमको आज दोनों चीज पता है, हम न्यूटन और आइंस्टाइन से ग्रेट नहीं है, फिर भी जानते हैं क्योंकि बाद में खोज हुआ तो उसको हम लोग पढ़ ली। लेकिन न्यूटन को नहीं पता था, आइंस्टाइन ने खोजा। तो न्यूटन 2 ही तरह के फोर्स को जान रहा था। कौन सा 2 तरह का फोर्स न्यूटन जान रहा था? ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट जरा ले लीजिए, फिर इसके ता में घुसेंगे हम। ले लिए सर। ठीक, जब ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए ना। अभी कैसे बताएंगे पंकज, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 3 दिन पढ़ाए हैं, इसका खाली नाम सुन लो, उससे ज्यादा कैसे कर सकते हैं अभी? चलिए स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। चलिए मिटा रहे हैं।
थोड़ा मिटाना पड़ेगा। सुने नहीं, दूसरों ने बोला। नहीं सुनाई दिया, क्या बोले पंकज? बोले सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम नहीं बोले, कोई और बोला। हाँ सर हम बोले। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक आध वीडियो नेट पे मेरा यूट्यूब में जो हम क्लास लिए है ना, वो चीज मिल जाएगा। खैर चलो कोई बात नहीं। सो हम लोग न्यूटन के बारे में यदि चर्चा करेंगे तो न्यूटन ने तो दो ही तरह के फोर्स की जानकारी थी। न्यूटन कौन कौन सा दो तरह का फोर्स? तो एक था आपका क्या कहते हैं, एक था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये आपको ध्यान में रखना। एक था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और एक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो न्यूटन ने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो मास निकलेगा वो अलग निकलेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के वजह से जो मास निकलेगा वो अलग निकलेगा। देखो एक आध स्टूडेंट पूछ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, हम एक लाइन जरूर ऐड करेंगे, कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ करके बाकी जितना फोर्स तुम जानते हो या तुम देख सकते हो या महसूस कर सकते हो, बाकी जितना फोर्स वो सब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अरे सबको न्यूटन निकाला था और सबको कहा अरे न्यूटन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तुम जमीन पे पैर रगड़ते हो, तुम दीवार को ठेलते हो, तुम दीवार पे माथा पटकते हो, फोर्स लगता है, ये सारा फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। रस्सी से किसी चीज को खींचते हो, लाठी से किसी चीज को ठेलते हो, स्प्रिंग से खींचते हो, स्प्रिंग से ठेलते हो, दो चार्ज के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है, दो मैग्नेट के बीच में फोर्स लगता है, ये सारा का सारा एक ही फोर्स है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो तुमको हम एक सिंपल बात बताना चाहेंगे इस मोमेंट में कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के सिवा बाकी जिस भी फोर्स के बारे में फीलिंग होता है वो सारा फोर्स कौन सा फोर्स कहलाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बस ये चीज बात जानना, एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिलहाल इतना ही समझ, क्योंकि बाकी जो दो फोर्स है उसके बारे में न्यूटन को कुछ पता ही नहीं था और हमारे तुम्हारे औकात का है ही नहीं कि हम लोग कभी भी महसूस कर सकेंगे क्या न्यूक्लियर फोर्स, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, कभी नहीं समझ पाएंगे। तो उसको छोड़ दो, क्योंकि वो आप फील नहीं करोगे। उसके पीछे में बहुत ही न्यूक्लियर थ्योरी है, एडवांस मैथमेटिक्स है, जो हम लोग क्लास 12 के एकदम लास्ट में चर्चा करेंगे, अभी तो अपने बस का है ही। तो अभी हम दो बात कहेंगे कि कोई भी दो फोर्स है, कोई भी फोर्स है, या तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा सिंपल है, धरती के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का बल, चाहे वो तुम्हारे ऊपर लगे, चाहे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे, चाहे चांद के ऊपर लगे, चाहे सूरज के ऊपर लगे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके सिवा कोई भी फोर्स है वो सारा का सारा फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम सब चीज क्लियर करने जा रहे हैं एक बार फिर से। ओके, क्लियर हो गया सारा चीज। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात हम बताना आपको याद दिला रहे हैं। ओल्ड टेक्स्ट बुक, पुरानी किताब, क्यों पुरानी इसको आएंगे, मतलब कुछ बदला दिए, कहने का मतलब ये। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। एक टर्म है आपके पास इनर्शियल मास। इनर्शियल मास के बारे में लिखा है, ग्रेविटेशनल मास के बारे में लिखा है। रुको हम एक छोटा सा चीज हिंट्स दे ही देते हैं, एक मिनट रुको, फिर से गड़बड़ हुआ। सो वेट, न्यूटन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने कहा था, क्या कहा था न्यूटन ने? न्यूटन ने कहा था कि मास दो प्रकार का होता है, ध्यान रखिए। सो न्यूटन ने कहा, तो सबसे पहले यहां लिखते हैं न्यूटन।
न्यूटन ने कहा भैया फोर्स कितने तरह का होता है, तो फोर्स न्यूटन ने कहा दो तरह, एक कहे ग्रेविटेशनल और दूसरा क्या बोले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, न्यूटन्स का सेकेंड नियम क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ, तो थर्ड लॉ क्या है रे? सर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, यस सर, फोर्स सॉरी, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास यदि निकालना है तो फोर्स बटा एक्सीलरेशन कर दो, खेला खत्म, यही होगा। अब यहां पे फोर्स दो तरह का, एक ग्रेविटेशनल और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो बोलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से यदि मास निकाले तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल मास। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स से मास निकाले तब वह ग्रेविटेशनल मास कहलाता है। और यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या इसको दूसरे शब्दों में कहें, यदि फोर्स ग्रेविटेशनल के सिवा कोई और, देखो न्यूक्लियर फोर्स की तो बात मत करो, वो तो हमारे लेवल का है, उसके बारे में सोचना भी। यदि फोर्स ग्रेविटेशनल के सिवा, ग्रेविटेशनल फोर्स के सिवा कोई और हो तब वह कौन सा मास कहलाएगा? इनर्शियल मास। वेरी Inertial गुड। mass। चलिए, कुछ लोगों को याद आ रहा है तब वह इनर्शियल मास कहलाता है। बहुत बढ़िया। तो हम लोग मुख्यतः मास दो तरह का चर्चा करने जा रहे हैं। एक ग्रेविटेशनल मास, मास कैसे निकालेंगे? फोर्स बटा एक्सीलरेशन से निकालेंगे। तो फोर्स यूज करेंगे, फोर्स कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स यदि यूज किए तो उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल मास। और यदि ग्रेविटेशनल फोर्स के सिवा कोई और फोर्स यूज कर दिए, यानी कि जितना है सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो कोई और फोर्स यूज कर दिए तो उससे जो निकलेगा वो कौन सा मास कहलाएगा? इनर्शियल मास। इनर्शियल मास। बहुत बढ़िया। तो भैया हम एक काम करते हैं, एक शब्द है मेरे पास ग्रेविटेशनल मास, ये एक वर्ड है मेरे पास ग्रेविटेशनल मास। और दूसरा है मेरे पास इनर्शियल मास। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास, टू टाइप ऑफ मास। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? यस सर। बढ़िया। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। कहता है क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे निकालेंगे? हम लोग चर्चा कर रहे हैं इनर्शियल मास सबसे पहले। तो इनर्शियल मास का एक बड़ा सिंपल सा हम एग्जांपल आपके सामने रखना चाहेंगे।
कि मान लो एक ब्लॉक, यही ब्लॉक एक और बड़ा सा ब्लॉक है, देख लीजिए। एक मास है आपका M1 और एक मास है आपका M। इसके ऊपर फोर्स लगा, कौन लगाएगा? धरती मैया? क्योंकि नहीं, धरती मैया को मत लगाएंगे। क्यों? क्योंकि धरती मैया जो फोर्स लगाएगी वो कहलाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। हम फोर्स लगाते हैं, चलो हम ही लगा देते हैं, काहे इतना काहे किच करना। तो चलिए हम ही एक फोर्स लगा, यहां थोड़ा इसको मोटा कर देते हैं। सो इसके ऊपर एक फोर्स हम लगा रहे हैं F, और इसके ऊपर भी एक फोर्स लगा रहे हैं F। चलो भाई, एक फोर्स यहां लगाए F, और यहां भी फोर्स लगाए, वो है F। बोले दोनों को फोर्स दिख रहा है कि नहीं आपको? यस सर। अच्छा, फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा सर। वेरी गुड सर, फोर्स अप्लाई करने से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, इसमें क्या कहेंगे? ठीक, तो इस पे हम एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किए और इसमें भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसमें जो एक्सीलरेशन था, एक मिनट, छोटा मास में हमको बड़ा एक्सीलरेशन और बड़े मास में हमको छोटा एक्सीलरेशन मिलेगा। तो चलिए भैया, हम एक्सीलरेशन का कुछ नाम भी कर देते हैं। सो इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ A1, कलर अच्छा नहीं है। इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ A1 और दूसरे में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ A2। ये बताइए, A1 और A2 दिखा कि सबको? जूम उम कर लेना थोड़ा। हाँ ठीक है। यस सर। दोनों में फोर्स हम सेम लगा दें। A1 और A2 सेम नहीं रहेगा, कहेंगे तब A1 और A2 अलग अलग। कहेंगे A1 और A2 यदि अलग हो जाएगा तो मान लो फोर्स अप्लाई करने से आपको फोर्स पता है और एक्सीलरेशन पता है, तो मास M1 का मान हो जाएगा अप्लाइड फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन A1। और ऐसे यदि मास M2 आपको निकालना होगा तो इसका सूत्र निकलेगा अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन A2। इनफैक्ट यदि आप भाग दोगे M1 बटा M2 तो क्या होगा जरा बताना? M1 by M2 is equal to A2 by A1. सुनाई नहीं दिया प्रिंस? A1 by M1 by M2 is equal to A2 by A1. हाँ, तो चार तो पहले A1 by A2 बोल रहा है, इट इज A2 by A1। चलिए, इनर्शियल मास का डिफिनेशन ध्यान दीजिए सबको। इफ मास इज कैलकुलेटेड आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, कौन सा फोर्स? अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। कुछ समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Then it is called what type of mass? इनर्शियल मास। इनर्शियल। ये रूल है, यही परिभाषा है, आपको यही जानना है। एंड ऑफ कोर्स मास निकालने का सूत्र तो बड़ा सिंपल है, कहेंगे भैया मास इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड। मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड। बोलिए ठीक है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. बढ़िया, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत गिजगिजा रहा है। ले लिए सर। ले लिए सर। बहुत बढ़िया। हम लोग क्या फॉर्मूला देखे थे भैया? M1 बटे M2, यदि दो ब्लॉक है सेम फोर्स है, एक का मास M1 है एक का मास M2 है, तो M1 बटे M2 का मान हो जाएगा A2 बटे A1। चलिए सब चीज मिटा रहे हैं हम, एकदम साफ। जा
सर एक क्वेश्चन था। हाँ पंकज बोलो बेटा। सर जो पिछला स्क्रीन था उसको जरा लाइएगा। पिछला स्क्रीन मीट तो नहीं गया। सर जो था ना M1 का ब्लॉक जो था और M2 मास का जो ब्लॉक था, हाँ इनर्शियल मास निकाले तो पहले ब्लॉक का M1 आया और दूसरे ब्लॉक का M2 आया। यदि इसी ब्लॉक को हम किसी दूरी पर से छोड़ते हैं, यानी छत पर से यदि हम हाँ, छोड़ेंगे तब उस पे कौन सा तो फोर्स लगेगा? वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। हाँ, तब जो हम लोग मास तो सर निकालेंगे वो कौन सा मास कहलाएगा? ग्रेविटेशनल मास होगा। बोलो पंकज। तो उस सिचुएशन में सर फोर्स और एक्सेलरेशन का जो रेशियो आएगा, क्या पहले के M1 और M2 के इक्वल आएगा? नहीं, यदि इक्वल आ गया होता फिर काहे पढ़ रहे होते? पॉइंट समझो। न्यूटन ने क्या बताया, क्या तरह का मास? दो प्रकार का सर। तो आखिर न्यूटन बताया, और यदि दोनों एक के होता तो फिर काहे पढ़ते 300 साल बाद जी? तो क्या सर एक ही ब्लॉक का मास बदलता रहेगा? दैट्स द पॉइंट। यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर ये तो आज आप मेरा जिंदगी में पहली बार आंख खोल दिए। आज तक हमको मास्टर साहब जो बताते थे, पूछते थे वजन, तराजू बटखरा पे खड़ा हो जाते थे, स्प्रिंग बैलेंस पे खड़ा हो जाते थे, बोलते थे सर मेरा वजन 51 केजी हो गया, मेरा वजन तो 75 केजी हो गया। लेकिन अब तो एक अजीब सी अनोखी बात आ गई कि एक ऑब्जेक्ट में दो मास होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो देखो पंकज, हम तुमको ऐसे क्लियर करते हैं, समझो। तुम हमसे पूछे सर आपके बेटे का उम्र क्या है, क्या क्वेश्चन है जरा बताओ हमको। आपकी बेटी का उम्र कितना है? सारे लोग समझ रहे हो ना इस बात को? यस सर। एकदम क्लियर सा क्वेश्चन है, सर आपके बेटा का उम्र क्या है। अब नेचुरल सा बात है कि अभी हो सकता है क्लास में मेरा बेटा भी उपस्थित हो। तो अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज हम तुमको बताएंगे। क्या बताएंगे? भैया हमको 2 बेटा है। बोलो ये बात जानना जरूरी है या नहीं जरूरी है? यस सर। पॉइंट तो जरूरी है। तुम पूछे सर आपके बेटे का उम्र क्या है, जरा हमको बताइए। तो हम पहला चीज क्लियर करेंगे, अरे बुड़बक हमको 2 बेटा, एक बेटा नहीं है। तब तुम कहोगे सर बड़का का उम्र बताइए या छोटका का उम्र बताइए, कुछ ऐसा ही ना होगा? यस सर। तुम्हारी जानकारी यहाँ पे इस बात पे अटकनी चाहिए कि सर ने कहा 2 बेटा है तो दोनों का अलग अलग उम्र होगा। ये क्या कंफ्यूजन है भाई? यदि 2 मास है किसी ऑब्जेक्ट का, न्यूटन ने कहा, अब सर की बात छोड़ो यार, न्यूटन की बात करें, पूरा दुनिया उसको पढ़ता है। न्यूटन ने कहा किसी ऑब्जेक्ट में 2 मास है, तो भैया 2 मास की जानकारी आपको सबसे पहले होनी चाहिए, एक ग्रेविटेशनल मास और एक इनर्शियल मास। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर यदि ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास 2 मास है तो आज तक हम लोग किए क्या? बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। आज तक आपको मम्मी कही जाओ रे 5 किलो आलू लेके आओ, 5 किलो आलू तुम उठा के ले आए? तुम तो कभी पूछे नहीं मम्मी से, मम्मी ग्रेविटेशनल मास 5 किलो की इनर्शियल मास 5 किलो? मम्मी से पूछना भी नहीं, पहले तू झाप मारेगी एक लाने को मन में तो जैसे नाटक करते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो कहीं ना कहीं ये पहला प्रश्न उठता है कि why Newton stated that object has got 2 mass? It means object has got 2 mass. बात तो ये है, और न्यूटन ने मैथमेटिकली प्रूव किया है कि भाई ये 2 अलग अलग तरह का फोर्स है। आखिर किस आधार पर न्यूटन ने कहा रस्सी का टेंशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ड्रैग फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सबको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। और इन सबों का प्रकृति निश्चित तौर पे ग्रेविटेशनल फोर्स से डिफरेंट का। बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। है कि नहीं? आखिर हम लोग 4 तरह का फोर्स पढ़ रहे हैं। एक तरफ अकेला रह गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरी तरफ सब फोर्स आ गया। हम दीवार खेल रहे हैं, कहे ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, माथा पटक रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जमीन पे उछल रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, रस्सी से किसी चीज को खींच रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सब जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और निश्चित तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की प्रकृति
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का व्यवहार ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग है। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग है वो, तो मास का मान अलग अलग आएगा। न्यूटन ने यही कहा, हम क्या करें? तभी तो ये बात आती है परिभाषा में, that an object will have two type of mass. What are the two types? Gravitational mass and inertial mass. Gravitational mass and inertial mass. चलिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़े क्या? Yes sir. Yes sir. ठीक, चलिए लेट मी डिफाइन द नेक्स्ट वन, दैट इज ग्रेविटेशनल मास। कहेंगे भैया ग्रेविटेशनल मास कैसे कैलकुलेट करोगे? वही अभी जो डाउट आया, क्या सर एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट को ऊंचाई से छोड़ देते हैं। अच्छा, ऊंचाई से छोड़ेंगे तो क्या होगा? धरती उसको खींचेगा। ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे धरती के द्वारा एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलिए यस और नो? यस सर। और यदि ग्रेविटेशनल फोर्स से मास निकालोगे, चलो एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको उसका वजन कहते हैं, W कहते हैं कि नहीं? Yes sir. और यदि इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाए W, के लगाया? आपकी हम तो नहीं लगाएंगे, आपकी क्या लगाएगा? धरती लगाएगा। एग्जैक्टली, अर्थ के द्वारा लगने वाला फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से इसके ऊपर एक एक्सीलरेशन भी उत्पन्न होता है और उस एक्सीलरेशन का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड। Exactly. Yes, sir. It is Gravitational small constant. g. Small g is called Acceleration due to gravity. exactly. It is acceleration due to gravity. धरती के गुरुत्वाकर्षण के वजह से त्वरण, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका मान आपने बताया सर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक भाई, होगा। तो देखो फोर्स आपको पता है, वेट, भार। क्या है भार? भार वह बल है, भार बल है जिस बल से धरती किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। वेट इज दैट फोर्स बाय व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। वो अपनी ओर खींचता है, वो बल है, वेट फोर्स है। अच्छा भैया, तो मास का क्या सूत्र है? कहेंगे न्यूटन का सेकंड नियम। न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड नियम कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। कहता है कि नहीं? क्या हम मास का मान फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन नहीं लिख सकते हैं? तो ग्रेविटेशनल मास क्या होगा? यानी ग्रेविटेशनल मास होगा ग्रेविटेशनल फोर्स बटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes sir. यस सर। आप लोग इनफैक्ट देखे होंगे, पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू m इंटू जी। बोलो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? Yes sir. यस सर। अच्छा, ये जो m है ये कौन सा मास बोलेंगे? Gravitational mass. एग्जैक्टली। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब हम एक काम करेंगे, थक गए। चलिए स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहे हैं। आप लोगों का वीडियो ऑन कीजिए, एक बार चेहरा दिखाई सबको। पंकज, शिवम, भव्यम, श्रेया सिंह, प्रिंस राज, सैल प्रभा। रियलमी कब तुम अपना वीडियो ऑन करेगा? रियलमी, हाँ सोया हुआ था? नहीं, ठीक। यथार्थ वीडियो ऑन। ओके फाइन। सो क्या पढ़े आज हम लोग? क्या पढ़े सर? सबसे पहले रेंज ऑफ लेंथ। रेंज ऑफ लेंथ, बढ़िया। रेंज ऑफ लेंथ में क्या क्या किए?
कुछ सर एग्जाम्पल वो पढ़े ना, के बारे में फिर से पार्सेक पढ़े और क्या पढ़े? मास सर मेजरमेंट मास के बारे में पढ़े। देखो पार्सेक के साथ साथ हम लोग लाइट ईयर भी देखे थे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी देखे थे, फिर हम लोग क्या कहते हैं फेर्मी देखे थे, एंगस्ट्रम देखे, ये सब हो गया, वो टॉपिक खत्म। मास मेजरमेंट में कितने तरह का मास देखे? दो दो तरह का। दो तरह का। बहुत बढ़िया। किसने ये स्टेटमेंट दिया? न्यूटन। न्यूटन ने बताया ऑब्जेक्ट में दो तरह का मास होता है। न्यूटन ने ऐसा क्यों बताया? क्योंकि सर वो दो तरह का सर फोर्स को हाँ, क्योंकि उनका सोच फोर्स से रिलेटेड था। न्यूटन ने कहा दुनिया में दो ही तरह का फोर्स है। न्यूटन ने दुनिया में दो तरह का फोर्स कौन कौन सा बताया? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एकदम सबको क्लियर है? यस सर। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं? एक हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स और एक हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बढ़िया। तो देखिए न्यूटन ने एक चीज मैथमेटिकली साबित करके कही। क्या कही? कि भाई बिहेवियर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन मास विल बी डिफरेंट, दे वोंट बी सेम। इसीलिए ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग होगा। लेकिन अब हम लोग पजल्ड हो गए। क्या पजल्ड हो गए? तुमसे पूछेंगे तुम्हारा वजन कितना है, तुम कहोगे सर 50 किलो। आज तक तो जाने ही नहीं कि दो तरह का मास होता है। तो आज हम कंफ्यूज कर दिए आपको। अब इस दो तरह के मास के बारे में आपको सोचना है, क्योंकि अगले क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगले क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ टू मेजर ग्रेविटेशनल मास, फिर पढ़ेंगे हाउ टू मेजर इनर्शियल मास, फिर पढ़ेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास। ये चीज पढ़ा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? दो तरह का मास और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद एक पहेली का भी समाधान निकालना होगा। कहेंगे क्या पहेली? पहेली ये कि सर आज तक हमारे स्कूल के मास्टर या हम लोग आज तक मम्मी पापा हमको कहते हैं 4 किलो आलू लाओ, 2 किलो आटा लाओ, तो क्या कहते हैं? उस पहेली का भी तो समाधान होना चाहिए। आज तक जो घर के लोग हमको बताए क्या गलतियां पढ़ाए क्या? नहीं, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हम आपको सिर्फ एक दिन के लिए कंफ्यूज करेंगे, 48 घंटा के लिए बस। अगले क्लास में वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। लेकिन थोड़ा बहुत आपको यदि मौका मिले तो आप नेट में सर्च कीजिएगा डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास। किताब में उतना ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन क्या है ना कि हम लोग को थोड़ा बहुत कंपटीशन के मद्देनजर रखते हुए सबकी जानकारी तो होनी ही चाहिए ना। यदि जानकारी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? बोले समझ में आ रहा है? यस सर थोड़ा सर। मुस्कुरा दो बेटा, तुम थोड़ा सीरियस दिख रही है आज। हाँ सर। आप ठीक है, आप थोड़ा दांत दिखा तो अच्छा लगा। चलिए मीटिंग एंड कर रहे हैं। बाय। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम थैंक यू वेलकम। थैंक यू सर।